नमस्कार दोस्तों। बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। मैं सुंदर बसवाल, सहायक आचार्य इतिहास कला संस्कृति विभाग, आपका स्वागत करता हूं। और आज समसामयिक भारत के इतिहास एमए फाइनल के टॉपिक भारत के प्रमुख राजनीतिक दल और भारतीय लोकतंत्र में उनकी भूमिका, विशेषकर संदर्भ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर चर्चा करेंगे। आइए हम जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भारत के लोकतंत्र के यात्रा में क्या भूमिका रही है। किस तरह आज़ादी के राष्ट्रीय आंदोलन से लेकर वर्तमान तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस तरह से देश में एक प्रमुख राजनीतिक के रूप में अपनी भूमिका निभाई है, इस बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। स्वतंत्रता के पश्चात भारत ने लोकतंत्रात्मक शासन पद्धति को अपनाया और भारत में प्रजातंत्र शासन पद्धति की शुरुआत हुई। और ब्रिटिश शासन काल में अंतर्गत प्रजातंत्र प्रक्रिया अत्यंत सीमित और संकुचित रही। और देश के आज़ाद होने के बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सबसे पहले हम देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो 1885 में एक अंग्रेज अधिकारी होम के द्वारा की गई। उसके बाद 1885 से लेकर 1947 तक इसे विभिन्न सोपानों से गुजरना पड़ा, जिससे इसकी रीति नीति में परिपक्वता आई। प्रारंभ में इस दल का उच्च वर्गों का वर्चस्व रहा, किंतु 1920 के पश्चात आम जन में भी इसकी लोकप्रियता बढ़ी। इसके उपरांत 1947 तक कांग्रेस सभी वर्गों की प्रतिनिधि संस्था नहीं बन सकी। इसमें प्राध्यापक, कर्मचारी, अधिकारी, मध्यम वर्ग, किसान, मजदूर, बुद्धिजीवियों का प्रेस बढ़ा तो प्रमुख तौर पर जमींदार और देसी राज्य इसके कट्टर विरोधी बन गए। 1947 के पश्चात ये वर्ग भी कांग्रेस के समर्थन में आने लगे। अतः 1947 के पश्चात सही अर्थों में कांग्रेस सभी वर्गों की प्रतिनिधि संस्था के रूप में उभरी। जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया गया, पिछली कक्षा में हमने आपको बताया कि स्वतंत्रता प्राप्ति तक कांग्रेस सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक दल था। यह स्थिति आज़ादी के समय तक बनी रही। वास्तव में नेहरू युग 1947 से 64 में नेहरू की मृत्यु हो गई, लेकिन 67 तक नेहरू ही की नीतियाँ ही चलती रही। कांग्रेस का कोई भी प्रभावशाली विकल्प राजनीति के क्षितिज पर नहीं उभर सका। इसका कारण कांग्रेस का स्वतंत्र आंदोलन के साथ अंतरंग रूप से जुड़ा होना था। नेहरू जी को राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत प्राप्त हुई, जिससे उनके व्यक्तित्व का विराट व दिव्य रूप सामने आया। इस तरह नेहरू जी ने नेहरू जी का एरिना बड़ा था और नेहरू जी ने कांग्रेस की लोकप्रियता को समाज के सभी वर्गों तक फैलाया और देश की एकता और अखंडता में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। सबसे पहले हम बात करेंगे कांग्रेस का संगठन का ढांचा क्या है। कांग्रेस का संगठन का ढांचा प्रजातांत्रिक पद्धति पर आधारित है। कांग्रेस में 3 प्रकार के सदस्यों का प्रावधान है। सर्वप्रथम प्राथमिक सदस्यों का प्रावधान रखा गया है, जिसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष की उम्र प्राप्त हो वह कांग्रेस का प्राथमिक सदस्य बन सकता है और उसको एक लिखित घोषणा करनी पड़ती है, साथ में कुछ शुल्क अदा करना पड़ता है। इसके अलावा दूसरी श्रेणी में पूर्ण सदस्यों के रूप में रखा जाता है। इनका राजनीतिक दायित्व मोटे तौर पर निर्धारित होता है। इन दायित्वों के निर्वहन के अनुसार ही संगठन के जो सदस्य होते हैं वो विभिन्न पद प्राप्त करते हैं। तृतीय श्रेणी के अंतर्गत प्रभावी सदस्यों का प्रावधान रखा गया है। ये कार्यक्रम की क्रियान्विति करते हैं। जैसा कि हम पूर्व में बता चुके हैं कि कांग्रेस का सांगठनिक ढांचा प्रजातांत्रिक प्रणाली पर आधारित है। इसमें प्रत्येक ग्राम पंचायत में पंचायत की कांग्रेस कमेटी होती है और उसके बाद में ब्लॉक स्तर पर, फिर खंड स्तर पर, प्रादेशिक और राष्ट्रीय स्तर पर इसकी समितियां बनी होती हैं और उन समितियों के आधार पर ही यहाँ संगठनात्मक चुनाव होते हैं। इस तरह कांग्रेस के अंदर भी लोकतांत्रिकरण पाया जाता है और एक CWC कमेटी होती है जो मुख्य रूप से सर्वोच्च संस्था होती है, कार्यकारिणी समिति होती है, जिसमें 18 सदस्यों का अध्यक्ष, सचिव, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष के साथ में 18 सदस्यों का प्रावधान है। इस तरह संगठन की कुछ नीतियां हैं जो देश के प्रमुख रूप से आज़ादी से पहले देश को स्वतंत्र करना था और आज़ादी के बाद राष्ट्रीय एकता और अखंडता के साथ भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना था। साथ ही सांप्रदायिक, जातीय, नस्लीय, सांस्कृतिक भेदभाव को समाप्त कर उनके मध्य एक व्यापक एकता स्थापित करना रहा। इस तरह 1955 के कांग्रेस के आवड़ी अधिवेशन के अंदर भारत के समाजवादी समाज के निर्माण का प्रस्ताव पारित हुआ। इसका अर्थ यह बताया गया कि उत्पादन के मुख्य साधनों का सामाजिक नियंत्रण स्वामित्व होगा। उत्पादन में क्रमिक रूप से बढ़ोतरी की जाएगी। राष्ट्रीय आय में न्यायोचित तरीके से वृद्धि की जाएगी। इसमें आगे यह भी कहा गया कि व्यक्तिगत लाभ के स्थान पर सामाजिक लाभ को ध्यान में रखते हुए राज्य जन कल्याण के मार्ग पर अग्रसर होगा। इसी आधार पर राष्ट्रीय नीतियों का क्रियान्वयन होगा। नेहरू जी ने
1956 में अमृतसर में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनाए जाने वाले तरीकों पर चर्चा की। पूर्ण रोजगार की बात कही गई, लघु एवं उद्योग धंधों के माध्यम से राष्ट्रीय संपत्ति अर्जित करने की बात की गई, राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता की बात की गई और ग्राम पंचायतों का सशक्तिकरण की बात की गई आवड़ी अधिवेशन 1955 में। इस तरह कांग्रेस ने अपने इस अधिवेशन के माध्यम से देश के सामने एक नई रूपरेखा रखी। इसके बाद में नेहरू के युग के बाद में 1967 में नेहरू युग समाप्त होता है। उसके बाद में आता है इंदिरा युग। इंदिरा युग के समय सबसे बड़ी विडंबना ये रही कि कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई, कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ। कांग्रेस इंदिरा गांधी ने कांग्रेस की प्रतिनिधियों को सहारा लेते हुए 12 नवंबर 1929 को एक खुला पत्र लिखा और कांग्रेस को इंदिरा के समय में एक मजबूत नेता के रूप में उभरी और कांग्रेस को आगे बढ़ाया। इसके बाद में इंदिरा की मृत्यु के बाद में राजीव गांधी ने कांग्रेस की नीतियों को आगे बढ़ाया, पीवी नरसिंह राव ने, उसके बाद में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और वर्तमान में फिर सोनिया गांधी कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस को संभाल रही हैं। और इस तरह कांग्रेस ने अपने पूर्ण शासनकाल देखते हैं तो उसने एक महत्वपूर्ण राजनीतिक दल के रूप में देश की आज़ादी के आंदोलन से लेकर वर्तमान तक एक महत्वपूर्ण दल के रूप में भूमिका निभाई है। इस तरह कांग्रेस एक प्रमुख राजनीतिक दल माना जाता है। धन्यवाद।